हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर 6 के अंतर्गत हम किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। वैसे किरचॉफ का नियम लेक्चर 5 में ही पढ़ने वाले थे, लेकिन वो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए उसको हमने अलग से क्षमा कर दिया। यहाँ भी हम किरचॉफ का नियम पढ़ने से पहले आइए पढ़ते हैं कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। वास्तव में कृष्णिका उस पिंड को कहा जाता है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन कर लेता है। तो कृष्णिका वह पिंड है कृष्णिका वह पिंड है जो कुल आपतित विकिरण का अवशोषण कर लेता है। कुल आपतित विकिरण कृष्णिका वह पिंड है जो कुल आपतित विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो परिभाषा के अनुसार, अवशोषण क्षमता की परिभाषा के अनुसार, कृष्णिका की अवशोषण क्षमता बराबर अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे आपतित विकिरण ऊर्जा बराबर 1। अतः कृष्णिका की अवशोषण क्षमता इसको ए अक्षर से लिखते हैं। एक होती है, आइए देखिए कैसे होती है। तो अवशोषण क्षमता की परिभाषा से अवशोषित विकिरण ऊर्जा बटे कुल आपतित विकिरण ऊर्जा। अब कृष्णिका की परिभाषा से आप कह रहे हैं कृष्णिका आपतित कुल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब अवशोषित विकिरण ऊर्जा कुल आपतित विकिरण ऊर्जा के बराबर होती है। अवशोषित विकिरण ऊर्जा की जगह कुल आपतित विकिरण ऊर्जा। बटे कुल आपतित विकिरण ऊर्जा।
ऊपर नीचे ये बराबर है, कट गया तो आ गया 1। अतः कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। अब आइए पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम किरचॉफ का नियम ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। किरचॉफ लॉ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इस नियम के अनुसार नियत ताप पर या दिए हुए ताप पर किसी तल की उत्सर्जन क्षमता व उस तल की अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है और यह नियतांक कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का नियम। दिए हुए ताप पर किसी तल की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता व स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है। यह कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। यह कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। अतः ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर नियतांक, और यह नियतांक कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई लैम्डा के बराबर होता है।
इसको हम समीकरण मान भी सकते हैं, नहीं भी, छोड़िए, नहीं मानेंगे। अब इसका प्रूफ दिया जाए, ठीक, प्रमाण दिया जाए, उपपत्ति दी जाए, तो प्रूफ, प्रमाण। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा पर। तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा चूंकि तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बराबर ई लैम्ब्डा डेल्टा लैम्ब्डा। यह है समीकरण 1। वह तल द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा अब आप लोग यह उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के बारे में जो पढ़े हैं उसको यहाँ लिख करके करेंगे। हम तो पिछले अध्याय की तरह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो जहाँ ये सूत्र है जिस जगह एक लाइन आप लिख कर ही करेंगे, उसी प्रकार इसको भी करेंगे जो कि आप लेक्चर 5 में पढ़े हैं। तो उसी से हम तल द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा ए लैम्ब्डा डेल्टा क्यू, इसको हम समीकरण 2 मान लें। किसी वस्तु के तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा के बराबर होती है। क्योंकि तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा चूंकि तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा अवशोषित विकिरण ऊर्जा के बराबर होती है। अतः ऊपर से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा ई लैम्ब्डा डेल्टा लैम्ब्डा बराबर अवशोषित विकिरण ऊर्जा ए लैम्ब्डा डेल्टा क्यू। ये है इक्वेशन 3। अब हम ब्लैक बॉडी के लिए, कृष्णिका के लिए
कृष्णिका के लिए आपने पढ़ा था कि यह अवशोषण क्षमता एक होती है, यह उत्सर्जन क्षमता कैपिटल ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा बराबर कृष्णिका की अवशोषण क्षमता आप पढ़े थे 1 गुणे डेल्टा क्यू। ये समीकरण 4। अब इसके आगे यहां जगह है, लिख ले रहे हैं। समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर इसको जब तक हम मिटाएंगे उसी से ज़्यादा बढ़िया है कि हम तुरंत इसको लिख दे रहे हैं। जगह है इसलिए समझ लीजिए आप, यहाँ के बाद इसके ऐसे लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि अब छोटा ही है इसलिए जल्दी से हो जाएगा। देखिए समीकरण 4 है ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा, भाग देना है समीकरण 3 है ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा बराबर समीकरण 4 है 1 गुणे डेल्टा क्यू और समीकरण 3 है ए लैम्डा गुणे डेल्टा क्यू। देखिए ऊपर नीचे से डेल्टा लैम्डा कट गया और यहाँ ऊपर नीचे से डेल्टा क्यू कट गया, ये बच गया अथवा ई लैम्डा बटे स्मॉल ई लैम्डा बराबर ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया ए लैम्डा, अथवा स्मॉल ई लैम्डा इधर गया, भाग है पक्षांतर करेंगे 1 में गुणा हो जाएगा, तो यह आ गया कैपिटल ई लैम्डा बराबर स्मॉल ई लैम्डा का गुणा 1 में हुआ और बटे ए लैम्डा। ठीक, अथवा यही आपके किरचॉफ का नियम है। आप चाहें तो एक लाइन और लिख लें, अथवा ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर ई लैम्डा। इसको हम समीकरण 5 कहेंगे। यही किरचॉफ का नियम है, यही किरचॉफ का नियम है। का नियम है। ये किरचॉफ का नियम था। अब आइए किरचॉफ के नियम का महत्व पढ़ लेते हैं। किरचॉफ के नियम का महत्व।
इम्पॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ के नियम का महत्व। मिटाने में समय लग जाता है। किरचॉफ के नियम का महत्व। इम्पॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इम्पॉर्टेंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जैसा कि हमने अभी आपसे चर्चा किया कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। वह बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियम से यही निष्कर्ष निकलता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिए, लाल कांच हमें लाल क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम समझते हैं। दरअसल जब लाल कांच पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो लाल तरंगदैर्ध्य को कम तथा शेष तरंगदैर्ध्य को अधिक अवशोषित कर लेता है। लाल के अतिरिक्त शेष रंगों का मिश्रण हरा होता है, अर्थात लाल कांच हरे प्रकाश को अधिकाधिक अवशोषित करता है। फिर ध्यान दीजिए, हमने आपसे बताया कि लाल कांच के ऊपर जब विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो लाल तरंगदैर्ध्य को कम किंतु शेष तरंगदैर्ध्यों को अधिक अवशोषित करता है। लाल के अतिरिक्त अन्य तरंगदैर्ध्यों का मिश्रण
हरा होता है। अतः हम कहते हैं कि लाल कांच हरे विकिरण ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है। यही कारण है कि जब लाल कांच को गर्म किया जाता है तो वह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरा रंग दिखाई देता है। इसका विपरीत भी समझिए। अभी आपने कहा था ना कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो लाल कांच हरी विकिरण ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है और हरी विकिरण ऊर्जा को ही अधिक उत्सर्जित भी करता है। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे हरा कांच गर्म करने पर लाल दिखाई देता है। इसका भी यही कारण है कि हरा कांच लाल प्रकाश को अधिक उत्सर्जित करता है, इसीलिए वो लाल दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, गर्म करने पर लाल कांच हरा और हरा कांच लाल दिखाई देता है। तो ये आपके किरचॉफ के नियम का महत्व था। इसे हम लिख नहीं रहे, एक बार आप पुनः सुन सकते हैं। हमने आपसे कहा कि लाल कांच हमें लाल क्यों दिखाई देता है। इसके लिए हमने आपसे बताया कि जब लाल कांच पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो यह लाल तरंगदैर्ध्य को कम तथा शेष तरंगदैर्ध्यों को अधिक अवशोषित करता है। लाल के अतिरिक्त शेष तरंगदैर्ध्यों का मिश्रण हरा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लाल कांच हरे विकिरण ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है। आगे भी हमने आपसे कहा, जब इस लाल कांच को गर्म किया जाता है तो यह हरे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन भी सबसे अधिक करता है। और यही किरचॉफ के नियम से हमको निष्कर्ष भी मिला था कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। साथ ही साथ हमने आपसे कहा कि हरा कांच गर्म करने पर लाल विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। या सबका निष्कर्ष आपने ये बताया कि लाल कांच हरा विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है और हरा कांच लाल विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब आइए दैनिक जीवन में ये विकिरण ऊर्जा का उपयोग पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ही प्रचलित है कि गर्मी में सफ़ेद तथा जाड़े में रंगीन कपड़े सुखदायी होते हैं। गर्मी में सफ़ेद व जाड़ों में रंगीन कपड़े। सुखदायी होते हैं। अब इनका कारण देखिए। जब रंगीन कपड़ों पर
विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो वह अधिकांश विकिरण ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है। इसके विपरीत जब सफेद कपड़े पर विकिरण ऊर्जा आपतित होती है तो उसका बहुत कम भाग ही वह अवशोषित करता है, जिसे सफेद कपड़ा ठंडक प्रदान करता है, अर्थात गर्मी में सुखदायी होता है। क्लियर है? रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में ठंडे होते हैं। वास्तव में रेगिस्तान की मिट्टी रेत सूर्य से अधिकाधिक विकिरण ऊर्जा अवशोषित करती है और रात्रि में अधिकाधिक विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन भी करती है। इसीलिए रात्रि में वो ठंडे और दिन में अवशोषण के कारण गर्म महसूस होते हैं। और देखिए, ये बादलों वाली रात स्वच्छ रात से गर्म होती है। इसे जरा समझा जाए। दिन में पृथ्वी सूर्य से विकिरण ऊर्जा अवशोषित करके गर्म हो जाती है और रात्रि में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है। किंतु बादलों वाली रात में ये जो बादल हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतः उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा बादल के बाहर नहीं जा पाती, वो पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है और हमें बादलों वाली रात गर्म महसूस होती है। अंत में और पढ़िए, रेगिस्तान ठंडे होते हैं या पहाड़ ठंडे होते हैं। गर्मी में पहाड़ ठंडे होते हैं। इसे भी समझा जा सकता है। दरअसल पहाड़ समतल नहीं होते, इसीलिए सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो ठंडे बने रहते हैं। एक कारण और भी, सूर्य का प्रकाश पहाड़ों पर सीधा न पड़ के तिरछा पड़ता है, जिससे वह अधिकाधिक क्षेत्रफल पर पड़ता है, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल में ऊष्मा घट जाती है, ऊर्जा घट जाती है, इसलिए भी वो ठंडे प्रतीत होते हैं। ये हमने जानबूझ करके लिखा नहीं, आपने सुन लिया, आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए लिखना हो तो जो आप सुन रहे हैं धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा, पॉज करके।
लिखने में समय लगता है। इसको अब हम यहीं बंद करते हैं। आगे अब ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।